रेस्टोरेंट के बाहर तेज हवा चल रही थी। सड़क के उस पार खड़ा बूढ़ा आदमी अचानक धुंध में गायब हो चुका था। वीरन, धीरन, रतनलाल और गजेंद्र कुछ क्षण तक वहीं खड़े रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अभी-अभी जो हुआ वो सच था या कोई सपना। सबसे पहले गजेंद्र बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आदमी सचमुच यहाँ था। धीरन ने कांपती आवाज में कहा, और उसके हाथ में वही लॉकेट था जो पिताजी हमेशा पहनते थे। रतनलाल की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, वो लॉकेट हमारे परिवार की निशानी था। दुनिया में उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वीरन ने मेज पर रखी पुरानी डायरी उठाई। पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सभी लोग अंदर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर रात गहराती जा रही थी। डायरी का पहला पन्ना खोला गया। उस पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बेटों वीरन और धीरन के हाथ में पहुंची है तो समझो कि सच सामने आने का समय आ गया है। ये पढ़ते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धीरन फुसफुसाया, ये तो पिताजी की लिखावट है। वीरन ने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि बाढ़ आने से कुछ महीने पहले रामवीर को एक खतरनाक रहस्य का पता चला था। सोनगढ़ के पास पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। वहां वर्षों पहले एक व्यापारी ने अपना खजाना छिपाया था। बहुत लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। रामवीर को उस खजाने का नक्शा मिल गया था, लेकिन उसी समय कुछ लालची लोग भी उसके पीछे पड़ गए। रतनलाल हैरान होकर बोला, भैया ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। डायरी में आगे लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि वे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। गजेंद्र ने धीरे से पूछा, क्या पिताजी को किसी ने नुकसान पहुंचाया था? वीरन ने जवाब नहीं दिया। वो अगले पन्ने पढ़ने लगा। अचानक डायरी के बीच से एक पुराना नक्शा गिरा। सभी की नजर उस पर टिक गई। नक्शे में सोनगढ़ की पहाड़ियां बनी थी। एक जगह लाल निशान लगा था। उसके नीचे लिखा था, काली चट्टान के नीचे पहला संकेत छिपा है। धीरन बोला, हमें वहां जाना होगा। नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी वीरन को एक और बात दिखाई दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, महेंद्र खुराना। सभी चौंक गए। वही महेंद्र खुराना जिसने बिरयानी का नुस्खा खरीदने का प्रस्ताव दिया था। गजेंद्र जोर से बोला, इसका मतलब वो आदमी शुरुआत से ही किसी और मकसद से आया था। अब मामला और गंभीर हो चुका था। अगली सुबह चारों लोग काली चट्टान की तरफ निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ियों के बीच घना जंगल था। कई जगह रास्ता टूटा हुआ था। 2 घंटे चलने के बाद उन्हें वो जगह दिखाई दी, एक विशाल काली चट्टान। धीरन ने कहा, नक्शे के हिसाब से तो यही है। उन्होंने आसपास तलाश शुरू की। कुछ देर बाद गजेंद्र चिल्लाया, इधर आओ जल्दी। सभी दौड़कर पहुंचे। जमीन पर एक लोहे का पुराना बक्सा दबा हुआ था। काफी मेहनत के बाद उसे बाहर निकाला गया। बक्सा खोला गया। अंदर सोना या चांदी नहीं था, सिर्फ एक छोटी चाबी और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, दूसरा संकेत पुरानी हवेली में मिलेगा। रतनलाल झुंझला गया।
ये तो पहेली बन गई है। लेकिन अब पीछे लौटने का सवाल नहीं था। शाम तक वे लोग पुरानी हवेली पहुंच गए। हवेली सुनसान थी, दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां आधी लटकी हुई थीं। अंदर कदम रखते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। गजेंद्र डर गया। मुझे ये जगह पसंद नहीं है। अचानक ऊपर से कोई चीज गिरी, धड़ाम। सब चौंक गए, लेकिन वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा था। उन्होंने हवेली की तलाशी शुरू की। एक कमरे में पहुंचकर वीरन रुक गया। दीवार पर एक निशान बना था, वही निशान जो डायरी के पहले पन्ने पर था। उसने चाबी निकाली। निशान के बीच में एक छोटा छेद था। चाबी उसमें फिट हो गई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक गुप्त रास्ता था। सभी हैरान रह गए। रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। चारों धीरे धीरे अंदर उतरे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। धीरन की सांसें तेज हो गईं। शायद यही खजाना है। उन्होंने संदूक खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर सभी दंग रह गए। अंदर सोना नहीं था, ना ही हीरे जवाहरात, सिर्फ दर्जनों पुराने दस्तावेज थे। वीरन ने एक कागज उठाया। उसे पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। ये जमीन के कागज हैं। रतनलाल ने दूसरा कागज देखा, फिर तीसरा। सभी दस्तावेज ये साबित कर रहे थे कि सोनगढ़ और आसपास की कई जमीनें कभी उनके परिवार की थी। धीरन ने कहा, तो असली खजाना ये था। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आई। सभी पलटकर खड़े हो गए। दरवाजे पर महेंद्र खुराना खड़ा था। उसके साथ कई आदमी भी थे। महेंद्र मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तुमने मेरे लिए काम आसान कर दिया। वीरन गुस्से से बोला, तुम हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ 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 हाँ, मेरे दादा भी उसी खजाने की तलाश में थे। उन्हें पता था कि रामवीर के पास नक्शा है। इसी वजह से वर्षों पहले उन्होंने रामवीर का पीछा करवाया था। कमरे में तनाव बढ़ गया। रतनलाल गुस्से से कांपने लगा। तो मेरे भाई के गायब होने के पीछे तुम्हारे लोग थे? महेंद्र चुप रहा। उसकी मुस्कान ही जवाब थी। वीरन ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी एक नई आवाज सुनाई दी। बस, बहुत हुआ। वहां वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वही लॉकेट था। महेंद्र का चेहरा अचानक उतर गया। तुम बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसने लॉकेट खोलकर दिखाया। अंदर एक तस्वीर थी। वीरन और धीरन बचपन में अपने पिता के साथ खड़े थे। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। धीरन कांपती आवाज में बोला, आप कौन है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुमने सोचा कि अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। कुछ क्षण बाद बूढ़े आदमी ने कहा, मैं रामवीर का सबसे करीबी दोस्त हूँ। बाढ़ वाली रात मैंने ही तुम्हारे पिता की मदद की थी। सभी स्तब्ध रह गए। फिर उसने पूरी कहानी बताई। बाढ़ आने से पहले रामवीर को पता चल गया था कि कुछ लोग उसके पीछे हैं। उन्होंने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ गए। रामवीर ने खजाने का रहस्य सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेज अलग अलग जगह छिपा दिए। फिर वो अपने दुश्मनों को दूर ले गया। उसके बाद कोई उसे दोबारा नहीं देख पाया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। वीरन ने पूछा, क्या आपको पता है कि हमारे पिता के साथ आखिर हुआ क्या था?
बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो नहीं, मैंने उन्हें आखिरी बार उसी रात देखा था। धीरन की आंखों में आंसू आ गए। इतने साल बाद भी उनके पिता का रहस्य अधूरा था। इसी बीच महेंद्र खुराना धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन गजेंद्र ने उसे देख लिया। अरे, ये भाग रहा है। महेंद्र भागने लगा। उसके आदमी भी इधर उधर दौड़ पड़े। कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। आखिर गांव वालों और पुलिस की मदद से महेंद्र पकड़ा गया। उसके कई पुराने अपराध भी सामने आ गए। कुछ दिनों बाद सोनगढ़ में फिर शांति लौट आई। जमीन के दस्तावेज कानूनी जांच में दिए गए। पता चला कि उनमें से कई संपत्तियां सचमुच उनके परिवार से जुड़ी थीं। लेकिन वीरन और धीरन ने फैसला किया कि वे उस दौलत का इस्तेमाल गांव के विकास में करेंगे। उन्होंने स्कूल की मरम्मत करवाई, एक छोटा अस्पताल बनवाया और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। पूरा गांव उनकी तारीफ करने लगा। एक सूरज डूब रहा था। हवा में बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। तभी वही बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने एक पुराना लिफाफा वीरन को दिया। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। इतना कहकर वो चला गया। वीरन ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी के नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं जिंदा हूँ और समय आने पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये पढ़ते ही वीरन और धीरन के हाथ कांपने लगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि चिट्ठी के नीचे जो तारीख लिखी थी वो 15 साल पुरानी नहीं थी, वो सिर्फ 3 महीने पुरानी थी। सूरज डूब चुका था। रेस्टोरेंट के बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वीरन और धीरन के दिलों में तूफान उठा हुआ था। उनके हाथ में वो चिट्ठी थी जिसके नीचे 3 महीने पुरानी तारीख लिखी थी। दोनों बार बार वही लाइन पढ़ रहे थे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं जिंदा हूँ और समय आने पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर गजेंद्र ने चुप्पी तोड़ी। अगर ये चिट्ठी सच है तो इसका मतलब तुम्हारे पिता जिंदा हैं। रतनलाल की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मैंने इतने सालों तक यही सपना देखा था। धीरन ने धीरे से कहा, लेकिन अगर पिताजी जिंदा हैं तो सामने क्यों नहीं आए? यही सवाल सबके मन में था। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वीरन ने चिट्ठी को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे लगा कि कागज पर कुछ और भी लिखा हुआ है। उसने चिट्ठी को सूरज की रोशनी में रखा। तभी हल्के अक्षर दिखाई दिए। धीरन चौंक गया। ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखे? वीरन बोला। शायद अदृश्य स्याही से लिखे गए हैं। धीरे धीरे शब्द साफ होने लगे। उस पर लिखा था, पुरानी पानी की टंकी के पास आना, सच वहीं मिलेगा। सोनगढ़ के बाहर एक पुरानी पानी की टंकी थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। लोग वहां शायद ही कभी जाते थे। दोपहर होते ही वीरन, धीरन, गजेंद्र और रतनलाल वहां पहुंच गए। टंकी के आसपास सन्नाटा था। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। अचानक गजेंद्र बोला, वहां देखो, जल्दी। जमीन पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। इसका मतलब था कि हाल ही में कोई वहां आया था। चारों उन निशानों का पीछा करने लगे। निशान उन्हें टंकी के पीछे बने एक छोटे से कमरे तक ले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। वीरन ने धक्का लगाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज
और मेज पर रखा था एक नया लिफाफा। वीरन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम सच के बहुत करीब हो। नीचे एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में सोनगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक पुराना पहाड़ी इलाका दिखाया गया था। रतनलाल बोला, बच्चों, ये तो वीरगढ़ की पहाड़ियां हैं। क्या वहाँ कोई रहता है? रतनलाल ने कहा। बहुत कम लोग रहते वहां। अब तय हो चुका था, उन्हें वहां जाना ही होगा। अगली सुबह चारों लोग निकल पड़े। रास्ता लंबा था। कई घंटे की यात्रा के बाद वे पहाड़ियों तक पहुंचे। वहां एक छोटा सा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मकान दिखाई दिया। मकान काफी साधारण था, ना कोई बड़ी दीवार, ना कोई सुरक्षा। लेकिन किसी कारण से सभी की धड़कनें तेज हो गईं। वीरन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और जो आदमी सामने खड़ा था, उसे देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ा आदमी लगभग 60 साल का था। बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वीरन और धीरन जैसी थी। धीरन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके होंठ कांपने लगे। पिताजी? आदमी की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से कहा, मेरे बेटों। और धीरन दौड़कर उनसे लिपट गए। वर्षों का दर्द एक पल में बाहर आ गया। रतनलाल भी रो पड़ा। उसने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। पूरे परिवार की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद सभी अंदर बैठे। वीरन ने पूछा, पिताजी, आप इतने साल कहाँ थे? रामवीर ने गहरी सांस ली। फिर बोले, मुझे जब खजाने और जमीनों का रहस्य मिला था, तब कई लालची लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं परिवार के साथ रहा तो परिवार के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे एक कठिन फैसला लिया। मुझे अपने दुश्मनों को अपनी तरफ आकर्षित किया और परिवार से दूर चला आया। बाढ़ के बाद सबको लगा कि मैं मर चुके हैं। यही बात मेरे लिए सुरक्षा बन गई। धीरन ने पूछा, लेकिन बाद में भी क्यों नहीं लौटे? रामवीर की आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, मैं लौटना चाहता था, बहुत बार लौटना चाहता था, लेकिन हर बार मुझे लगता था कि दुश्मन अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि महेंद्र खुराना फिर से सक्रिय हो गया है। इसीलिए मैंने अपने पुराने दोस्त की मदद ली। धीरे धीरे अपने बेटों और भाई तक पहुंचाई। गजेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या सच में कोई खजाना था? रामवीर मुस्कुराए। हाँ, था बच्चों। सभी चौंक गए। उन्होंने एक पुराना बक्सा निकाला। बक्से में कुछ सोने के सिक्के थे, कुछ पुराने आभूषण और कई कीमती दस्तावेज। लेकिन रामवीर हंसते हुए बोले, ये असली खजाना नहीं है। वीरन ने हैरानी से पूछा, फिर असली खजाना क्या है? तुम दोनों। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, मैंने सारी जिंदगी यही सोचा कि कहीं मेरे बच्चे सुरक्षित हों। आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। कुछ दिनों बाद रामवीर पूरे परिवार के साथ सोनगढ़ लौट आए।
पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे वर्षों पहले मृत समझ चुके थे वो वापस आ गया है। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत। चौधरी जी ने घोषणा की, आज का दिन सोनगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा। जुड़वा बिरयानी हाउस पहले से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब वहाँ वीरन, धीरन, रतनलाल और रामवीर चारों मिलकर काम करते थे। रतनलाल भी परिवार का हिस्सा बन चुका था। गजेंद्र को रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दिया गया। पहले जो लड़का हर बात में शक करता था, अब वही सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। एक शाम पूरा परिवार रेस्टोरेंट के बाहर बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। रामवीर मुस्कुराकर बोले, दौलत खो जाए तो वापस मिल सकती है, लेकिन परिवार खो जाए तो जिंदगी अधूरी हो जाती है। वीरन और धीरन ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने पिता का हाथ थाम लिया। आज उनके पास पैसा था, नाम था, सम्मान था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका परिवार फिर से पूरा था। और इसी के साथ मटन बिरयानी ठेले का जुड़वा राज की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सीख: मेहनत इंसान को सफल बनाती है, लेकिन परिवार और एकता उसे सचमुच अमीर बनाते हैं।